इस महिला को गौर से देखिए। पहली नज़र में देखने पर आपको ये महिला एक सीधी सादी सी लड़की लग रही होगी, मगर ठहरिए, मैं आपसे अपने वीडियोस में पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये बात हर जगह सही नहीं होती, क्योंकि ये महिला ऑशविट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप की एक खूंखार नाजी गार्ड इर्मा ग्रीस है, जिसे हाइना ऑफ ऑशविट्ज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो हर दिन 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया करती थी। इर्मा ग्रीस ने वहशत की सारी हदों को पार कर दिया था। रात को वो जिन कैंप के कैदियों के साथ पार्टी किया करती, अगली सुबह उन्हीं कैदियों को जहरीली गैस के चैम्बर में भेजकर मौत के घाट उतार दिया करती थी। इसके साथ ही इर्मा महिलाओं की खूबसूरती से सख्त नफरत किया करती थी, जिस वजह से वह हर रोज़ 30 ऐसी लड़कियों को चुना करती जो दिखने में सबसे खूबसूरत हुआ करती थीं। इसके बाद उन्हें जहरीली गैस के चैम्बर में भेजकर दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया करती। इतना ही नहीं, इर्मा की क्रूरता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो कैदियों की खाल को उतरवा कर उससे लैम्प शेड बनवाया करती और उन लैम्प्स को अपने कमरों में ही रखा करती थी। और वहशियत का ये घिनौना खेल उसने तब शुरू किया जब वह महज 20 साल की उम्र की थी। उसकी क्रूरता का सिलसिला आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के साथ ही 1945 में जाकर थमा, जिसके बाद उसे महज 22 साल की उम्र में फांसी की सज़ा दे दी गई। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी और अनकही बातों के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एंशिएंट इजिप्ट में किसी भी बच्चे के 2 नाम रखना एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी, और ये दोनों नाम बच्चे की माँ के द्वारा ही रखे जाते थे, जिसमें एक नाम वो होता था जो उस बच्चे का असली नाम हुआ करता था, जिसे सिर्फ उस बच्चे के घर के लोग ही जानते थे, और दूसरा नाम वो होता था जो उस बच्चे का फेक नाम हुआ करता था, जो बाकी के दूसरे लोगों को बताया जाता था। और इसका मकसद था कि कोई भी शख्स उस बच्चे के असली नाम को पुकारते हुए उसे बद्दुआ ना दे सके, और लोग बच्चे के फेक नेम को बोलकर उसको कुछ भी भला या बुरा कहेंगे तो ऐसे में उस बच्चे को लोगों की बद्दुआ नहीं लगेगी। 1894 के दौरान मैक्स ट्रिमिल नाम के एक प्रीस्ट एक दिन वॉक पर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा अचानक बर्फ के टूटने की वजह से फिसलकर नदी में गिर गया और डूबने लगा, जिसके बाद वो तुरंत भागकर उस बच्चे के पास गए और उसे डूबने से बचा लिया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस बच्चे को उन्होंने डूबने से बचाया है, आगे चलकर वही बच्चा लाखों लोगों को मौत के घाट उतारेगा और साथ ही पूरी दुनिया को ही खतरे में डाल देगा। क्या आप जानते हैं वो बच्चा कौन था? उस बच्चे का नाम था एडोल्फ हिटलर। चाय और उसके प्रति भारतीयों का लगाव एक अलग ही लेवल का है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जियन एरा के दौरान ब्रिटेन में चाय का प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था और चाय चीन से इंपोर्ट करके मंगाई जाती थी, जिस वजह से ये काफ़ी महंगी हुआ करती थी, और इतनी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी कि ब्रिटेन के लोग उस दौरान चाय को रखने और स्टोर करने के लिए स्पेशल मेटल बॉक्स बनवाया करते थे, जिसमें चाय की पत्ती को लॉक करके रखा जाता था। इसके पीछे का मकसद ये था कि कोई भी शख्स उस चाय पत्ती को चुरा ना सके। इतना ही नहीं, चाय हमेशा घर में ऐसी जगह रखी जाती थी कि उस घर के मालिक की नज़र हमेशा उस चाय पर बनी रहे। और जिन अंग्रेज़ों को हमारी किताबों में हमेशा महान बताया जाता है, उनकी हकीकत का ये एक छोटा सा नमूना था। गुजरात के एक राजा राणा वीर सिंह गांव के लोगों की पानी की परेशानी को दूर करने के लिए एक काफ़ी बड़ी और गहरी बावड़ी बनवा रहे थे, लेकिन उसका निर्माण पूरा हो पाता उससे पहले ही उनके राज्य पर मोहम्मद बेगदा नाम के एक शासक ने आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में राणा वीर सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद रानी खुद भी मर जाना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मोहम्मद बेगदा ने जब रानी से शादी करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा तो रानी इसके लिए राजी हो गई, मगर एक शर्त पर, जो ये थी कि पहले मोहम्मद बेगदा को राजा की बनाई हुई अधूरी बावड़ी का काम पूरा करवाना होगा। और मोहम्मद इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गया और उसने एक रिकॉर्ड टाइम में
फटाफट उस अधूरी बनी हुई बावड़ी के कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया। और इसके बाद जैसे ही उसने रानी को उसकी शर्त याद दिलाई, इस पर रानी ने उसी बावड़ी के पास उसे बुलाया और उसी के सामने उस बावड़ी में कूद कर अपनी जान दे दी। दरअसल मर तो वो बहुत पहले जाना चाहती थी, मगर ये खेल उसने सिर्फ अपनी प्रजा को पानी की वजह से होने वाली परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए खेला था, और जिसके पूरा होते ही उसने अपनी जान दे दी। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको एक ऐसा खजाना चाहिए जिसमें 1400 किलो सोना, 2400 किलो चांदी और साथ में कई तरह की हीरे और जवाहरात मौजूद हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा। बस उस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको इन बील पेपर्स को डिकोड करना होगा, जिसमें खजाने तक पहुंचने का रास्ता लिखा हुआ है, मगर एक कोड लैंग्वेज में। दरअसल 18वीं सदी के दौरान थॉमस जेफरसन बेल नाम के एक शख्स ने वर्जीनिया के एक इलाके में काफ़ी सारा खजाना छुपाया था, और इस खजाने तक पहुंचने का तरीका उसने 3 पेजेस में एक कोड लैंग्वेज में लिख दिया, जिसे बील पेपर्स या बील साइफर्स भी कहा जाता है। जिसके बाद थॉमस अचानक से लापता हो गया और उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सका। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन पेपर्स के सेकेंड पेज को सक्सेसफुली डिकोड भी कर लिया गया है, जिसमें खजाने में मौजूद चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के साथ ही खजाने के वर्जीनिया में मौजूद होने की बात लिखी हुई है। लेकिन बील साइफर्स के पहले और तीसरे पेज में इस खजाने तक पहुंचने की सटीक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, मगर उसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। अगर आप इन पेपर्स को डिकोड कर लेते हैं तो आप इस खजाने के मालिक भी बन सकते हैं। अफजल खान आदिल शाही हुकूमत का एक शासक था, जो रणनीति बनाकर अपने दुश्मनों को मारने के लिए जाना जाता था, मगर छत्रपति शिवाजी से युद्ध पर जाने के पहले उसके ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो इस युद्ध से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इस भविष्यवाणी ने उसे बुरी तरह से परेशान कर दिया, और उसे मौत के डर के साथ ही इस बात का भी डर सताने लगा कि उसकी मौत के बाद उसकी 63 बीवियां कहीं और शादी ना कर लें। और इसी वजह से उसने अपनी सभी पत्नियों को एक जगह पर बुलवाया और उन सभी को मौत के घाट उतरवा दिया। उनकी मौत के बाद उन 63 रानियों की कब्र बनवाकर वह युद्ध के लिए निकल गया, और उन रानियों की कब्रें आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं, और वो जगह आज 60 कब्र के नाम से जानी जाती है, जो बीजापुर में आज भी अफजल खान की निर्दयी सोच को चीख चीख कर बयां कर रही है। इस घटना के बाद जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को सुलह करने के बहाने से बुलाकर मारना चाहा, मगर शिवाजी उसकी फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ थे, और वो अपने रक्षा कवच के ऊपर कपड़े पहनकर अफजल खान से मिलने पहुंचे थे। और अफजल खान ने जैसे ही शिवाजी महाराज पर वार किया तो उन्होंने तुरंत अपने हाथ में छुपाए हुए एक हथियार से उसका वहीं पर पेट फाड़ दिया, और अफजल खान की मौत हो गई। और उसकी मौत के साथ ही उसके ज्योतिषियों की गई भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। ब्लैक डेथ वो महामारी थी जिसकी वजह से यूरोप के ज़्यादातर लोग मौत के मुंह में समा गए थे, और इस बीमारी की वजह से लोगों में जो दहशत थी उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने उस दौरान ये नियम बना दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के सामने छींकता है तो उसके बाद उस व्यक्ति को उसे गॉड ब्लेस यू कहना होगा, जो एक अजीबोगरीब कानून था। और इस तरह किसी भी व्यक्ति के छींकने के बाद उसे ब्लेस यू कहने की प्रथा शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। राष्ट्रपति विलियम मैकिनले हमेशा अपने लकी चार्म के तौर पर एक लाल रंग का गुलाब अपने कोट पर लगाया करते थे, और 1901 के दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने उस लकी चार्म को निकालकर एक 12 साल की लड़की को दे दिया, और उससे देते हुए कहा कि मैं इस फूल को एक दूसरे प्यारे से फूल को देना चाहता हूं। और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपने लकी चार्म को खुद से अलग करने के महज कुछ ही मिनट्स बाद उन्हें क्राउड में ही मौजूद एक शख्स ने गोली मार दी, और उनकी वहीं पर मौत हो गई।